24 जून 1982 एक ब्रिटिश एयरवे फ्लाइट 9 ने लंदन के हिथरो एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इस प्लेन को मुंबई, मद्रास, कुआलालंपुर, पर्थ और मेलबर्न होते हुए न्यूजीलैंड के ओकलैंड एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इस फ्लाइट में 248 पैसेंजर और 15 क्रू मेंबर सवार थे। फ्लाइट 9 एक बोइंग 747-236 बी विमान था, जिसे ब्रिटिश एयरवे के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। भारतीय समय अनुसार रात 7:10 पर यह प्लेन इंडियन ओशन के ऊपर से गुजर रहा था। तभी इंडियन ओशन के बॉर्डर पर स्थित इंडोनेशिया के जावा आइसलैंड के साउथ पर पहुंचते ही फ्लाइट क्रू ने प्लेन की विंड स्क्रीन पर कुछ अजीब सा नोटिस किया। उनकी विंड स्क्रीन पर कुछ आवेशित और चमकीले कण लगातार तेज गति से आ रहे थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अंतरिक्ष में सैर कर रहे हों। इस इफेक्ट को सेंट एल्मोस फायर इफेक्ट कहा जाता है। ये एक वातावरणीय घटना है जिसमें कोरोनल डिस्चार्ज के कारण चमकीले प्लाज्मा क्रिएट होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एटमॉस्फेयर में तेजी से फैलते हैं। ऐसा इफेक्ट सामान्यतः तूफान के समय ही देखा जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उस वक्त फ्लाइट का वेदर रडार एकदम साफ मौसम दिखा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। इसलिए क्रू ने एहतियात के तौर पर पैसेंजर्स को सीट बेल्ट बांधने के निर्देश दिए और साथ ही एंटी आइस सिस्टम को भी स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे फ्लाइट आगे बढ़ रही थी, विंड स्क्रीन के सामने धुआं और चार्ज पार्टिकल बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक से ये धुआं पैसेंजर केबिन में भरने लगा। शुरुआत में क्रू ने सोचा कि ये धुआं सिगरेट स्मोक के कारण हो सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद इस स्मोक की डेंसिटी बढ़ने लगी और इसमें सल्फर जैसी गंध आने लगी। तभी विंडो सीट पर बैठे एक पैसेंजर ने क्रू को सूचित किया कि उन्हें प्लेन के इंजन के साथ कुछ अजीब होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब क्रू मेंबर ने विंडो के थ्रू प्लेन इंजन को देखा तो ये ब्लू लाइट से चमक रहा था और फैन ब्लेड्स की हेल्प से शाइनिंग लाइट को पीछे की तरफ धकेलकर स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट पैदा कर रहा था। प्लेन की विंड स्क्रीन पर पहली बार सेंट एल्मोस फायर इफेक्ट दिखाई देने के 2 मिनट के अंदर ही ये सारी घटनाएं घटी थी। यानी ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि किसी को कुछ समझ पाने का मौका ही नहीं मिला। अभी क्रू मेंबर विंडो से इंजन को नोटिस कर ही रहे थे कि अचानक 7:12 पर प्लेन का चौथा इंजन फ्लेम आउट हो गया। फ्लेम आउट का मतलब ये होता है कि जब किसी प्लेन के कंबशन चैम्बर, जहां फ्यूल को मिक्स करके जलाया जाता है, वहां फ्लेम के धीमे पड़ जाने की वजह से फ्यूल जल नहीं पाता है, जिसकी वजह से प्लेन के इंजन को थ्रस्ट नहीं मिल पाता और इंजन धीरे धीरे बंद होने लगता है। फ्लेम आउट होने की वजह से पायलट ने तुरंत ही 4th इंजन को शट डाउन किया और उसकी फ्यूल सप्लाई कट कर दी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो प्लेन में आग लगने का खतरा बन सकता था। हालांकि प्लेन के लिए अभी कोई खतरा नहीं था, क्योंकि एक बोइंग 747 प्लेन में 4 इंजन होते हैं और ये 3 इंजन पर भी आसानी से चल सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। कुछ ऐसा ही इनके साथ भी होने वाला था। चौथे नंबर के इंजन के शटडाउन होने के 1 मिनट बाद यानी 7:13 पर अचानक सेकंड नंबर वाला इंजन भी फ्लेम आउट हो गया। अगले 2 सेकंड के अंदर प्लेन का पहला और तीसरा इंजन भी फ्लेम आउट हो गया। क्रू मेंबर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि प्लेन का वेदर रडार मौसम बिल्कुल साफ दिखा रहा था। प्लेन के फायर सेंसर भी प्लेन में कहीं भी आग लगने की पुष्टि नहीं कर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पायलट को विंड स्क्रीन के बाहर धुएं के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्लेन के चारों इंजन भी फेल हो चुके थे, यानी अब पायलट के पास प्लेन को थ्रस्ट प्रदान करने के लिए कोई इंजन नहीं था। ऐसे में प्लेन को उसी एल्टीट्यूड पर मेंटेन रख पाना इम्पॉसिबल था, यानी इस सिचुएशन में प्लेन केवल और केवल ग्लाइड कर सकता था। एक बोइंग 747 प्लेन का ग्लाइड रेशियो 15:1 होता है, यानी बिना इंजन थ्रस्ट के अगर कोई बोइंग 747 प्लेन 15 किलोमीटर आगे जाएगा तो इस दौरान वो 1 किलोमीटर नीचे आ जाएगा। यानी हर 15 किलोमीटर की दूरी के साथ प्लेन की ऊंचाई 1 किलोमीटर घटती जाएगी। जिस समय प्लेन के चारों इंजन फेल हुए थे उस समय प्लेन 3,70,000 फीट की ऊंचाई पर था, यानी प्लेन केवल 23 मिनट तक ग्लाइड कर सकता था और इस दौरान करीबन 170 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था। इसलिए पायलट ने निर्णय लिया कि अब प्लेन के रूट को डाइवर्ट कर जकार्ता के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाएगी। इसी के साथ पायलट ने जकार्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी मैसेज भेजा कि प्लेन के चारों इंजन फेल हो चुके हैं।
लेकिन जकार्ता के एयर कंट्रोल ने इस मैसेज को समझने में गड़बड़ी कर दी। उन्हें ये लगा कि पायलट ये कह रहा है कि प्लेन का केवल इंजन नंबर 4 ही शट डाउन हुआ है। कुछ समय बाद एक दूसरी फ्लाइट के जरिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक सही मैसेज पहुंचाया गया। इसके बाद कंट्रोल रूम ने पायलट को ट्रांसपोर्टर पर इमरजेंसी सेटिंग 7700 शुरू करने के लिए कहा, ताकि प्लेन को एयर कंट्रोल अथॉरिटी के द्वारा ट्रैक कर पाना आसान हो। लेकिन उस प्लेन में बैठे लोगों की समस्याएं यहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ही समय बाद बोइंग 747 एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से गायब हो गया। अब सारी जिम्मेदारी पायलट के कंधों पर आ गई थी, क्योंकि अब केवल उसी की सूझबूझ के आधार पर प्लेन में बैठे लोगों की किस्मत तय होने वाली थी। प्लेन ग्लाइड करते हुए आगे बढ़ रहा था और उसी अनुपात में नीचे भी आते जा रहा था। लेकिन तभी उनके सामने एक नई मुसीबत आ पहुंची। प्लेन के रूट को डाइवर्ट करने के बाद जिस एयरवे से वो जा रहे थे, वहां हाई इंडोनेशिया माउंटेन्स मौजूद थे। इन ऊंचे पर्वतों को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए प्लेन को कम से कम 11,500 फीट का एल्टीट्यूड चाहिए था। इसलिए पायलट ने निर्णय लिया कि अगर इस माउंटेन की श्रृंखला तक पहुंचते पहुंचते फ्लाइट का एल्टीट्यूड 12,000 फीट तक रहता है तो वो इन पहाड़ों को पार कर लेंगे। और अगर किसी अनहोनी की स्थिति में फ्लाइट का एल्टीट्यूड 12,000 फीट से नीचे आ जाता है तो वो प्लेन को वापस घुमाकर इसे इंडियन ओशन में क्रैश करवा देंगे, क्योंकि पहाड़ से टकराने की स्थिति में तो उनके बचने की संभावना 0% थी। इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन में प्लेन को समुद्र में क्रैश करवाया जाए तो हो सकता है कि सही समय पर नेवी की टीम बचाव के लिए पहुंच जाती। जब प्लेन ग्लाइड करते हुए 28,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंचा तो पायलट ने एक बार फिर से अपनी किस्मत को आजमाने की सोची और एक बार फिर से इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका ये प्रयास असफल रहा। पैसेंजर्स को घबराते हुए देखकर क्रू ने सबको नॉर्मल करने के लिए अनाउंस किया कि हम इस समस्या को जल्द ही सुलझा लेंगे, आप सभी रिलैक्स होकर बैठ जाइए। लेकिन सच तो ये था कि क्रू मेंबर भी ये नहीं जानते थे कि आखिर इस समस्या की जड़ क्या थी। वहीं दूसरी ओर पूरी फ्लाइट में धुआं भर जाने की वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया था। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए प्लेन में ऑक्सीजन मास्क होते हैं जो 15 से 20 मिनट तक ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक समस्या थी। मुख्य पायलट का ऑक्सीजन मास्क टूटा हुआ था, जिसकी वजह से वो सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे थे। इसलिए मजबूरन पायलट को प्लेन का एल्टीट्यूड घटाकर 13,500 फीट करना पड़ा, ताकि केबिन में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ सके। इस समय प्लेन इंडोनेशिया माउंटेन से इतनी ही दूरी पर था कि जब वो पहाड़ों के पास पहुंचता तो उसका एल्टीट्यूड 11,000 फीट तक पहुंच जाता और उनका प्लेन पहाड़ों से टकरा जाता। अब पायलट को तुरंत निर्णय लेना था कि आगे क्या करना है। इसलिए पायलट ने फैसला लिया कि वो अंतिम बार इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। 7:56 पर जैसे ही पायलट ने इंजन को रिस्टार्ट करने की प्रोसेस शुरू की तो सौभाग्यवश उनका इंजन नंबर 4 स्टार्ट हो गया। कुछ सेकंडों के बाद ही प्लेन का इंजन नंबर 3 भी स्टार्ट हो गया। पायलट इन दोनों इंजन की पावर का यूज करके प्लेन को धीरे धीरे ऊपर ले गया। कुछ देर बाद ही प्लेन के बाकी बचे हुए दोनों इंजन भी स्टार्ट हो गई और उसी के साथ प्लेन ने वो एल्टीट्यूड हासिल कर लिया था जो इंडोनेशिया के हाई माउंटेन को पार करने के लिए जरूरी था। लेकिन इस ऊंचाई पर पहुंचने के तुरंत बाद एक बार फिर से प्लेन की विंड स्क्रीन पर सेंट एल्मोस फायर इफेक्ट दिखाई देने लगा और कुछ ही सेकंडों में इंजन नंबर 2 वापस से बंद हो गया। इस इंजन के बंद होते ही प्लेन वापस से एक झटके के साथ 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। लेकिन गनीमत ये रही कि पायलट ने बाकी के 3 इंजन की हेल्प से माउंटेन को पार कर लिया। फाइनली फ्लाइट 9 जकार्ता एयरपोर्ट पर पहुंची, लेकिन एल्मोस फायर इफेक्ट की वजह से प्लेन की विंड स्क्रीन बिल्कुल खराब हो चुकी थी और पायलट को इस स्क्रीन से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्लेन का वर्टिकल गाइडेंस सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। ऐसे में पायलट ने एयरपोर्ट के डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट की हेल्प से हर सेकंड के साथ एयरपोर्ट और प्लेन के बीच की दूरी की गणना की और बड़ी ही सूझबूझ से एक वर्चुअल ग्लाइड स्लोप को फॉलो करते हुए प्लेन को सुरक्षित जकार्ता एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया। जब बाद में इस घटना की जांच की गई तो पता चला कि ये प्लेन एक ज्वालामुखी के ऊपर से गुजरा था जो वेस्ट जावा में स्थित एक्टिव स्टार्ट वोल्केनो माउंट गैलनगन में विस्फोट के कारण पैदा हुआ था। इस ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से हजारों फीट ऊपर तक राख के बादल बन गए थे। ये राख के बादल बिल्कुल सूखे होते हैं, इसलिए ये वेदर रडार में भी शो नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वेदर रडार बादलों में मौजूद नमी को ही डिटेक्ट कर पाता है।
जैसे ही ये प्लेन इन राख के बादलों में से गुजरा तो राख इंजन के द्वारा कंबशन चैम्बर में पहुंच गई। वहां हाई टेम्परेचर की वजह से राख के कण पिघल गए और एक ग्लू की तरह इंजन को जकड़ लिया। लेकिन जब पायलट ने इंजन को शट डाउन कर दिया था तो टेम्परेचर लो होने की वजह से राख के कण जमकर ठोस रूप में बदल गए। बाद में जब पायलट ने इंजन को रीस्टार्ट किया तो फोर्स की वजह से ये सॉलिड राख टुकड़ों में टूट गई और इंजन फिर से स्टार्ट हो गया। हालांकि इंजन के पास रीस्टार्ट होने के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी पावर थी, क्योंकि जनरेटर्स और ऑनबोर्ड बैटरीज को बंद नहीं किया गया था। क्योंकि पायलट ये बात अच्छे से जानता था कि अगर इन्हें बंद कर दिया गया तो इंजन को इग्नाइट करने के लिए पावर नहीं मिल पाएगी और इंजन को रीस्टार्ट कर पाना असंभव हो जाएगा। इस घटना के बाद जकार्ता एयरपोर्ट पर ही फ्लाइट 9 के इंजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और विंड स्क्रीन को रिप्लेस किया गया तथा फ्यूल टैंक में जमा राख को भी साफ किया गया। इसके बाद इसे लंदन वापस भेज दिया गया, जहां इसके इंजन नंबर 4 को भी रिप्लेस किया गया। इस घटना के बाद माउंट गैलनगन एयर स्पेस को टेम्परेरी रूप से बंद कर दिया गया था।